सभी को नमस्कार। मैं कुपेंद्र आर राठौड़, हिंदी विषय सहायक प्राध्यापक, सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय हुलसूर, जिला बिदर से हूँ। प्रिय छात्रों, गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी एनईपी सिलेबस के तहत बीए फर्स्ट सेम के लिए जो कहानी रखा गया है, उस कहानी के ऊपर हम आज अध्ययन करें। तो कहानी का नाम है राजा निर्बसिया और कहानीकार है कमलेश्वर। इस कहानी को हम 4 बिंदुओं के ऊपर अध्ययन करने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम कहानीकार के जीवन परिचय जानने की प्रयास करेंगे। उसके बाद कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं, प्रमुख पात्र समझेंगे। कहानी के कथा वस्तु भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ कहानी के ऊपर हम उनकी समीक्षा और कहानी का मूल उद्देश्य भी समझेंगे। कहानी के जो कहानीकार है कमलेश्वर है। कमलेश्वर के जीवन परिचय यूं रहा है। कमलेश्वर हिंदी साहित्य के सबसे बड़े साहित्यकारों में उनका नाम उल्लेख किया जाता है। कमलेश्वर का जन्म 6 जनवरी सन 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। 1954 में वह एमए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हासिल किया और उनकी मृत्यु फरीदाबाद में 27 जनवरी 2007 में हुआ। यानी अपने जीवन के 74 साल में उनकी मौत हो गई। उन्होंने साहित्य के हर विधा पर अपनी कलम चलाया है। कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, फिल्म, पटकथा, ऐसे बहुत सारे साहित्य के विधाओं के ऊपर उन्होंने अपनी कलम चलाया है। उनके कुल 12 उपन्यास है। कमलेश्वर ने 27 कहानियां लिखा है। साथ साथ कमलेश्वर ने 100 से भी ज्यादा फिल्म के ऊपर पटकथाएं भी लिखा है। कमलेश्वर को हम समानांतर कहानी के प्रवर्तक के रूप में भी हम माने जाते हैं, जिन्होंने 20वीं शताब्दी में नई कहानी का शुरुआत किया था, जिनमें कमलेश्वर भी थे, राजेंद्र यादव भी थे और मोहन राकेश भी थे। और खास तौर पर कमलेश की अगर बात किया जाए तो वह समानांतर कहानी के प्रवर्तक भी रहे हैं। कमलेश्वर, जिन्हें अपने साहित्य के योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। उनका जो बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए 2003 में केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। साथ साथ इनकी संपूर्ण साहित्य के ऊपर भारत सरकार ने पद्म भूषण उस पुरस्कार से भी 2005 में इन्हें नवाजा है। तो हम इस कहानी की ओर बढ़ेंगे। तो कहानी के जो पात्र है, पात्र परिचय समझने की प्रयास करेंगे। मैंने जैसे बताया आपको कि कमलेश्वर वह समानांतर कहानी के प्रवर्तक रहे हैं। तो यह जो राजा निर्बसिया जो कहानी है, यह राजा निर्बसिया कहानी 2 स्तर पर चलती है। यह एक ही कहानी, राजा निर्बसिया कहानी में 2 कहानी एक साथ चलती है। जैसे समान रूप से यह कहानी को प्रारंभ करने का प्रयास कहानीकार ने किया है। जैसे कमलेश्वर की पहचान यूं ही है कि वह दो कहानियां एक साथ प्रारंभ करते हैं। तो इस कहानी में भी 2 कथाएं एक साथ चलती है। एक कथा है लोक कथा, जिसे हम पुरानी कहानी कहते हैं। दूसरी है आधुनिक कथा, जैसे नई पीढ़ी की कहानी का उल्लेख भी उन्होंने किया है। राजा निर्बसिया वह पुरानी कहानी के नायक है। उनकी रानी है, राजा के 2 संतान होते हैं और मंत्री है और मेहतरानी, ऐसे कुछ पात्रों का उल्लेख राजा निर्बसिया कहानी में यह सब कुछ पात्र होते हैं। और जिस तरह से मैंने इस कहानी में जो अलग तरह से जो कहानी चलती है, उस कहानी के जो प्रधान पात्र है वह जगपति है और उनकी पत्नी चंदा। जगपति की चाची का भी जिक्र इस कहानी में किया गया है। जगपति के भी 2 पुत्र होते हैं। दयाराम है इस कहानी में पात्र और मुंशी जी का पात्र आता है। बचन सिंह इस कहानी का जो खलनायक है बचन सिंह ही है। अगर दोनों कहानी को जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें आखिरकार यह पता चलता है कि राजा निर्बसिया यानी लोक कथा की जो कहानी है वह सुखांत कहानी है और जगपति जो प्रधान पात्र है, जो आधुनिक कहानी है, वह एक दुखांत कहानी है। हम अब दोनों कहानी एक साथ प्रारंभ करने की प्रयास करेंगे। कहानी का कथा वस्तु यूं रहा है। कहानीकार जो है कमलेश्वर, उनके माताजी उन्हें लोक कथा सुनाती है। और दूसरी बात जो कहानी है, दूसरी कहानी जो आधुनिक कहानी है, कमलेश्वर अपने मित्र की कहानी लिखा है उन्होंने। और एक तरफ अपनी माताजी की कहानी सुनते हैं और दूसरी तरफ उसी ढंग से उसी समान जो अपने मित्र के कहानी भी का भी उन्होंने उल्लेख किया है। तो हम पहले राजा निर्बसिया की कहानी की तरफ बढ़ेंगे कि एक राजा हुआ करता था, उसका नाम था राजा निर्बसिया। उनकी माताजी उन्हें कहानी सुनाया करती थी कि एक राजा था, निर्बसिया था। माँ सुनाया करती थी कहानी कि उनकी सुंदर सी एक प्यारी सी
एक लक्ष्मी सी रानी थी। वह दिन भर वह राजकाज को देखता था और संध्या के समय अपने महल में आकर विश्राम करता था। वह राजा निर्बसिया की कहानी उनके माताजी की तरफ से वह सुनता है। उसी तरह से अपने मित्र की कहानी वह आधुनिक कहानी के तौर पर वह पेश करते हैं। तो एक साथ कमलेश्वर ने इसी राजा निर्बसिया कहानी के शीर्षक में दो कहानी एक साथ प्रारंभ करने का प्रयास किया है, जिससे यह कहानी दो स्तर पर चलती है। जैसे आपको मैं बता दूं कि राजा निर्बसिया की कहानी जो उनकी माताजी कमलेश्वर को जो सुनाती है, वह कहानी इस तरह का रही है। हम दोनों कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझने की प्रयास करेंगे कि एक राजा निर्बसिया थे, उनकी एक प्यारी सी लक्ष्मी सी रानी थी। वह कहानी उनकी माताजी सुनाया करती थी। 4-5 बच्चे हाथों में मुट्ठी में फूल लेके वह वहां बैठते थे। जब भी कहानी समाप्त होती थी, वह फूल उस मूर्ति के ऊपर चढ़ाने के लिए वह बच्चे उतावले होते थे। उसका जिक्र कहानीकार कमलेश्वर ने अपनी माता का भी जिक्र किया है। वो जो राजा निर्बसिया थे, वह रोज वह अपना राज्य का कामकाज देखते थे और अपनी पत्नी के साथ वह रात में महल में सुखी से जीवन बिताता था। एक दिन ऐसा हो गया कि राजा निर्बसिया कि वह शिकार करने के लिए वह बाहर चले गए थे। जब भी वह बाहर जाते थे तो 7 दिन खत्म होने के बाद 8वें दिन वह जरूर वह अपने महल लौट कर आते थे। परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि वह 7वें दिन तक जब वापस नहीं आया तो उनकी रानी अपने मंत्री लेकर राजा को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। जब वह रानी पूरी तरह से राजा को ढूंढने के लिए जब बाहर जाती है तो राजा कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया। तो वह रानी निराश होकर जब वापस आती है तो उससे पहले ही राजा महल आ चुका था। जब राजा को पता चलता है कि मेरी रानी यानी पत्नी मुझे ढूंढने के लिए मंत्री को साथ लेकर जब बाहर गई है, तो राजा को कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के ऊपर संदेह होता है। तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछता है कि आखिरकार एक मंत्री को अपने साथ लेकर आपने बाहर मुझे ढूंढने के लिए क्यों गई थी। तो रानी सरल रूप से यह बताती है कि मेरा और आपका जो प्रेम है वह अटूट है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, इसी कारण मैं आपको ढूंढने के लिए मैं मंत्री को लेकर गई थी। लेकिन राजा के मन में कहीं ना कहीं संदेह हो जाता है कि किसी रानी को अपनी मंत्री के साथ लेकर कहीं ढूंढने के लिए बाहर जंगल में नहीं जाना चाहिए। फिर भी वह मंत्री वह रानी बहुत होशियार थी, समझदारी थी। उन्होंने अपने दोनों के प्रेम के बारे में राजा को साबित करवाया कि आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है, आपके बिना मैं कैसे जीवन बिता सकती हूँ। इसी कारण मैं आपके अटूट प्रेम के कारण ही आपको ढूंढने के लिए निकल पड़ती। फिर भी रानी राजा को समझाने में वह सफल हो जाती है। यह राजा निर्बसिया की कहानी है। हम इस कहानी को यहीं पर छोड़कर जो दूसरी जो कहानी है, जो आधुनिक कहानी है, उसका क्या हुआ उसके ऊपर हम बताने की प्रयास करेंगे। जो जगपति है, यानी जो कहानीकार के जो मित्र है जगपति, उन्होंने अपने मित्र के बारे में भी लिखा है। दोनों एक साथ मिडिल स्कूल में पढ़ते थे। कहानीकार वह बाद में वह नौकरी में चले जाते हैं, लेकिन जो उनका जो मित्र है जगपति, किसी एक वकील के पास वह मुहर्रिर बन जाता है। वह मुहिर हो जाने के बाद उसे पड़ोस के ही गांव में एक लड़की जो चंदा है उनके साथ उनका विवाह हो जाता है। वह जगपति की जो पत्नी है वह चंदा है, वह पढ़ी लिखी महिला है। उसके बाद जब विवाह जब हो जाता है तो उसी साल तो चंदा के माता पिताजी ने चंदा को अपने पति यानी जगपति के घर नहीं, उसे बारात नहीं भेजते हैं। तो उस विवाह पद्धति में, उस विवाह संस्कार में कुछ ऐसे अड़चन भी आते हैं, जैसे हम कई बार अखबारों में पढ़ते हैं। हर कम्युनिटीज के, हर संप्रदाय के अलग अलग विवाह संप्रदाय होते हैं। तो चंदा के माता पिता को मानना था कि अब इस साल नहीं जाएगी वह। उसके बाद चंदा को 1 साल के बाद वह अपने बारात अपने पति के घर भेज देते हैं। जब से चंदा अपने पति के घर आती है, क्योंकि चंदा के ससुर नहीं है, वह उनके सास के साथ वह जीवन बिताती है। जब उनकी सास काफी बूढ़ी हो जाती है तो वह उनकी सास यदि अपनी बहू चंदा को अपने पास बुलाकर वह कहती है बेटा यानी चंदा से कि जगपति बड़े लाड प्यार से पला है। जैसे भी उन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया है तो उनके जो साथी है, उनके जो हमारे जो परिवार के लोग हैं उनके ऊपर बहुत जलते हैं। तो मैं जगपति जो जिस तरह से पला बड़ा है, उनकी देखभाल करने की जवाबदारी सब कुछ आपके हाथ में ही है।
तो इस तरह से कुछ घर की जिम्मेदारी देकर वह जगपति की माताजी यानी चंदा की सास जो है अपने बहू को घर की जिम्मेदारी देकर वह सदा के लिए मौन हो गई। लेकिन 4 साल खत्म हो गए, उस वक्त भी उनके कोई संतान नहीं हुए थे। यह एक दुख के साथ वह चंदा की माताजी सदा के लिए वह आंखें बंद कर लेती है। उसी संदर्भ में एक घटना यहाँ पर कहानीकार ने जिक्र किया है। जगपति जी अपने जो रिश्ते के जो भाई होते हैं, जिनका नाम उल्लेख किया गया है, जो दयाराम है उनका नाम, वह दयाराम के विवाह में वह जाते हैं। दयाराम में जब विवाह में जब जगपति जब जाते हैं, तो उस विवाह में एक चोरी करने वाले यानी डाका पड़ जाता है। उस डाका पड़ जाने के बाद जैसे जगपति एक साहसी था, वह लड़ने की जज्बा रखता था। जब वह दयाराम अपने मित्र के वह जिस तरह से वह डाका पड़ जाते, तो उसका लोहा लेने के लिए वह सबसे आगे आते हैं। तो वहां पर कुछ लड़ाइयां होती है। तो उस लड़ाई में जगपति हिम्मत के साथ वह लड़ता है, लेकिन डाकुओं के द्वारा चलाए हुए बंदूकों की गोलियां वह जगपति के जांग को पार कर वह चली जाती है। वह जगपति वह घायल होकर वह नजदीक के अस्पताल में वह भर्ती हो जाता है। उनकी पत्नी जो है चंदा को जब यह खबर मिलती है कि जगपति मेरे पति वह बिल्कुल लड़ाई में घायल होकर अस्पताल में वह भर्ती हो गया है, तो वह लगता है कि वह तुरंत वह अस्पताल चली जाती है। वह अस्पताल चली जाने के बाद उनका पति बिल्कुल वह अस्पताल में वह गोली दवाई ले रहा है। उस अस्पताल में ही एक कंपाउंडर है, जैसे हम दवाई देने वाला, जैसे बड़े डॉक्टर की न रहने की उस काम का जो अलग तरह से काम करने वाला जो इंसान होता है, कंपाउंडर यानी जैसे हम वार्ड बॉय कहते हैं, वह कंपाउंडर उस अस्पताल में रहता है। पूरी तरह से वह कस्बा का अस्पताल था, बड़े डॉक्टर सिर्फ नाम के लिए था। कंपाउंडर ही सब कुछ मरीजों को देखभाल करने की पूरी तरह से जिम्मेदारी उनके ही ऊपर थी। तो जिस तरह से जगपति वहां पर इलाज होता है, तो वह चंदा वहां पर जाती है। चंदा जब अपने पति को जब देखती है, तो वह काफी घबरा हो जाती है, क्योंकि जगपति सिर्फ मोहरीर का काम करता था। अब यहाँ पर घायल होने के बाद उनकी नौकरी भी चली गई थी, उनके पास पैसे नहीं है, गरीब परिवार से वह ताल्लुक रखता है, उनका परिवार बिल्कुल गरीब है, उनकी परिवार की स्थिति बहुत नाजुक है। उस संदर्भ में वहां पर जो कंपाउंडर है, जैसे हम इस कहानी का जो ये आधुनिक कहानी का जो खलनायक है वह कंपाउंडर है, उनका नाम बचन सिंह है। तो वह जिस तरह से चंदा की वो मजबूरी देखकर, जगपति को हालत देकर, कहीं ना कहीं बचन सिंह जो है इस कहानी के जो कहानीकार है, ये इस जगपति की हालत देखकर, चंदा की मजबूरी देखकर, कहीं ना कहीं बचन सिंह चंदा को अपने जाल में फंसा, अपने प्रेम के जाल में फंसाने की वह काम करता है, और पूरी तरह से उस मजबूरी का फायदा उठाने का प्रयास वह बचन सिंह करता है। तो वह कहता है, जब पूरी तरह से एक परिवार जो दुखित है, जगपति जिस हालत में है, वह चंदा से आकर कहता है, यानी जगपति को कुछ ताकत की दवाई की जरूरत है, कर्ज कोड़ का रोग होता है एक बार। तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिया गया है। तो यहाँ पर बचन सिंह चंदा से कहता है कि आपका जो पति है उसे कुछ ताकत की दवाई की जरूरत है, तब मैं ताकत की दवाई जब दूंगा तभी वह आराम से हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा, नहीं तो वह इसी तरह से पड़ा रहेगा। अगर आपको कोई भी अगर जरूरत है तो मुझे पूछ लो, मैं ऐसी दवाई दूंगा कि इंसान चंगे को भी इंसान ताकत मिल जाए। इस तरह से कुछ शब्दों का उल्लेख भी बचन सिंह कहता है। साथ साथ वह यह भी कहता है कि अगर आपको किसी बात की अगर जरूरत है तो मुझे जरूर बताना। जब बचन सिंह के द्वारा कही हुई बातें जब चंदा अपने पति से कहती है कि कंपाउंडर साहब कह रहे थे कि आपको ताकत की दवाई की जरूरत है, लेकिन अब क्या किया जाए, तो जगपति सरल रूप से वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखो चंदा, मेरा इलाज कर्ज से नहीं होने वाला है, कर्ज तो कोढ़ का रोग होता है, ये एक बार लगने से तन भी गलता है और मन भी रोगी बन जाता है। देखिए यहाँ पर कहानीकार ने जगपति की जो हताशा है, उनकी मजबूरी जो है, वहां पर इस कहानी के इस शब्द के जरिए बताने का प्रयास किया है कि इंसान को कर्ज कैसे रोगी बना जाता है, और एक बार लग से तन भी गलता है और मन भी रोगी बन जाता है। बचन सिंह के मन में कहीं ना कहीं चंदा के लिए जो उनके प्रेम में जो फंसा हुआ है,
कहीं ना कहीं उस मजबूरी का फायदा उठाने का काम यहाँ पर बचन सिंह करता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर कहानीकार ने बचन सिंह के उनकी सोच के ऊपर भी उन्होंने प्रश्न उठाया है यहाँ पर, परंतु जगपति अस्पताल में वह दवाई ले रहा है। तो यहाँ कहानी जिस तरह से आगे बढ़ती है कि जगपति की इलाज होता है, आखिरकार वह चंदा यह सोचती है कि किसी हालत से वह पति को ही सर्वस्व मानती है, पति के अलावा उनका जीवन अधूरा है। तो जिस तरह से यहाँ पर कंपाउंडर भी कह रहा है कि इन्हें ताकत की दवाई जरूरत है, नेक्स्ट डे यहाँ पर अच्छी सी ताकत की दवाई आ जाती है। वह कंपाउंडर साहब किसी दूसरे अस्पताल से वह दवाई मंगा लेते हैं। तो वह दवाई मंगाने के बाद जगपति को दिया जाता है, तो जगपति कहता है कि आखिरकार हमारे पास तो पैसे नहीं है, दवाई कैसे आ रही है। तो चंदा अपने पति जगपति से कहती है कि मैंने अपने सोने के जो कड़े थे वह बेच दिया है, यह कोई किसी की दया की यानी दवाई नहीं है, तो मैंने सोने के कड़े बेच दिए हैं कंपाउंडर साहब को, इसी कारण यह दवाई आ रही है। तो वह जगपति उस समय काफी दुखित हो जाता है कि मेरे लिए मेरे पत्नी ने सोने के कड़े भी बेच दिए। जो किसी महिलाओं को आभरण के ऊपर ज्यादा मोह होता है, जो काफी प्रेम होता है, मैंने अपने पत्नी से वह भी छीन लिया। लेकिन यहाँ पर कहानी जैसे ही आगे बढ़ती है कि जगपति का इलाज होता है, जगपति वह आराम हो जाते हैं। और उसके बाद इस कहानी में कहानी का और एक बात भी यहाँ पर जिक्र किया है, जिस तरह से चंदा ने अपने पति को कहा था कि मैंने सोने के कड़े बेच दिए थे, वह एक दिन चंदा उस कंपाउंडर के पास जाती है कि चलो भाई, जो आपने मुझे मेरे पति के लिए जो अच्छी दवाई दे रहा है, ये कड़े आप ले लीजिए कि उस दवाई के बदले। तो वह बचन सिंह, मैंने जैसे कहानी में बताया कि वह चंदा को कहीं ना कहीं उनके प्रेम में वह फंस चुका है, वह चंदा को वह प्यार करने लगता है। उसी कड़े को वह लेने के बदले वह चंदा के कलाई में उल्टा पहना देता है, कहता है कि यह जो कड़े हैं आपके गोरे गोरे हाथ में ही शोभा देता है, मुझे यह नहीं चाहिए। तो फिर ठीक हो जाने के बाद जगपति और चंदा अपने घर की ओर रवाना होते हैं, और जो कड़े हैं वह कंपाउंडर ने लेने के बदले चंदा को वापस दे देता है। और उसी दौरान इस कहानी में और एक मोड़ भी यहाँ पर कहानीकार ने लाने का प्रयास किया है। जो कंपाउंडर जो बचन सिंह है, उनका तबादला भी जो जगपति के जो घर है, जो उनका जो गांव है, उनके गांव के बगल में ही मैनपुरी में बचन सिंह का भी तबादला हो जाता है। जैसे ही राजा निर्बसिया कहानी में जो आधुनिक कहानी जो चलती है, एक तरफ चंदा की कहानी और जगपति की कहानी, दोनों अस्पताल से ठीक होकर जब वह अपने वापस गांव जाते हैं, तो गांव में इन दोनों को देखकर, जो अभी तक इनके बिल्कुल संतान नहीं हुए थे, इनको देखकर यानी जगपति की जो चाची है, उनके मुंह से जो शब्द आते हैं, कहानीकार ने यहाँ पर उल्लेख करने का प्रयास किया है। वह जगपति की चाची कहती है कि जगपति और चंदा को देखकर कि राजा निर्बसिया आ गए और उनके साथ कुलमा भी आई है। तो ये जो शब्द सुनकर जगपति और चंदा काफी दुखित हो जाते हैं कि बिना संतान के लोगों को देखकर इंसान के देखने की दृष्टिकोण कितनी बेकार होती है, कितनी गंदी होती है। तो आखिरकार क्या हमारे समाज में बिना संतान के व्यक्तियों का जीने का भी अधिकार नहीं है? तो आखिरकार जगपति और चंदा को देखकर उनकी चाची के जो ये शब्द है, यह शब्द सुनकर जगपति काफी दुखित हो जाता है, और वह अपनी पत्नी से कहता है कि वह शब्द सुनकर, चलो अंधेरे में क्या मेरे हाथ पैर भी तुड़वाओगी? जो अंधेरे में जब शाम के संदर्भ में जब आए थे, घर में न उजाला था न दिया था, उस संदर्भ में वह कहते हैं कि अंधेरे में क्या मेरे हाथ पाथ तुड़वाओगी? तो वह लालटेन तो जला लाओ। चंदा कहती है तेल नहीं होगा इस वक्त, जरा ऐसे ही काम किया करो। जगपति यह कहता है अपनी पत्नी से, तुम्हारा कभी कुछ नहीं होगा। तो ये जो शब्द थे जगपति के द्वारा अपने चंदा को कहे हुए शब्द, कहीं ना कहीं जगपति भी उस शब्द को सुनकर, अपने चाची के द्वारा शब्द सुनकर अपने पत्नी के ऊपर वह क्रोध निकालते हैं कि तुम्हारा कभी कुछ नहीं होगा। तो यह साफ निशाना है कि आपका कभी कुछ नहीं होगा, यानी अपने क्रोध को वह अपनी पत्नी के ऊपर डालने का प्रयास करता है। और यह कहानी जो है जगपति कहानी, मैं आपको यहाँ यानी फिलहाल के लिए यहीं पर रोक देता हूँ। हम अब राजा निर्बसिया की कहानी में क्या कुछ हुआ, उस कहानी की तरफ अब हम बढ़ेंगे। मैंने इस राजा निर्बसिया की कहानी को सिर्फ आपको कहा, यानी रानी और राजा की, जो जिस तरह से रानी अपने पति अपने राजा को जिस तरह से समझाने में वह प्रयास यानी पूरी तरह से कामयाब हो जाते हैं, वहीं पर ही छोड़ा था।
तो एक दिन ऐसा हो जाता है कि राजा जो निर्बसिया थे, उनकी रानी बिल्कुल वह हंसी खुशी से अपने जीवन, अपने महल में जीवन बिताते हैं। और एक दिन राजा निर्बसिया अपने महल के बाहर जब वह टहलने के लिए जाते हैं, जैसे घूमने के लिए जाता है, तो उसी संदर्भ में एक मेहतरानी, जो झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी, यह कहती है कि राजा निर्बसिया को देखकर वह कहती है, हाय राम, आज मैंने राजा निर्बसिया का मुंह देखा है, न जाने रोटी भी नसीब होगी कि नहीं, कौन सी विपत्ति आ गई। तो इस तरह से राजा निर्बसिया को देखकर एक मेहतरानी ऐसे शब्दों का उल्लेख करती है। उस शब्दों को सुनने के बाद राजा निर्बसिया काफी दुखित हो जाते हुए वह उल्टे पैर अपने महल जाते हैं। महल जाने के बाद उस मेहतरानी के शब्दों को सुनकर वह अपनी मंत्री को आदेश देता है कि वो जो मेहतरानी मुझे देखकर जो शब्द उन्होंने निकाला है अपने मुंह से, उनके घर को पूरी तरह से अनाज से भर दो, उन्हें किसी चीज की कमी न है। अपने मंत्री को आदेश देता है और आदेश देकर सभी मंत्री उनके घर को, यानी मेहतरानी के घर को अनाज से भर देते हैं। और वह राजा अपना राजकाज सभी छोड़कर वह दूसरे देश को वह पलायन कर देते हैं। जब राजा निर्बसिया की कहानी एक तरफ चल रही है, एक तरफ राजा जगपति और चंदा की जो कहानी चल रही है, दोनों कहानी बिल्कुल समान रूप से सटीक है। दोनों कहानी बिल्कुल वैसी ही है, दोनों कहानी में समानांतर है, दोनों कहानी में एक तरह से मेल है। और यहाँ पर जिस तरह से राजा निर्बसिया वह मेहतरानी के घर वह बिल्कुल अपने मंत्री को कहकर वह अनाज भर देने के बाद वह राजकाज छोड़कर वह जब चला जाता है, तो एक दिन उनकी रानी को सपना होता है कि आपका मनोकामना पूरी होगा। तो इस कहानी में भी यहाँ पर जगपति और चंदा के भी संतान नहीं है, एक तरफ राजा निर्बसिया और रानी के भी निसंतान है। तो जब एक दिन राजा जब घर बार छोड़ के चले गया, तो रानी को सपना आया कि अब आपका मनोकामना पूर्ण होने वाले, मनोकामना मतलब अब रानी के भी संतान होने वाले। तब रानी ने उसी दिन वह जिस सराय पर, जिस स्थान पर राजा ठहरे हुए थे, वह अपनी वेश बदलकर और अपने रात जो है वह राजा के साथ उस रात निकालती है। और राजा जगने से पूर्व ही वह उठकर अपने महल चली आती है। और राजा वह सुबह होने के बाद वहां से फिर दूसरे देश वह चले जाते हैं। चारों ओर यह खबर फैल जाती है कि राजा देश छोड़कर चले गए हैं, वह राजा दूसरे देश को चले जाते हैं। वह राजा बहुत सारे धन कमाकर जब वह वापस आता है, तो इस कहानी में जिक्र किया गया है कि उन्होंने गाड़ी में लाद कर बहुत सारे धन कमा कर लाया। और उनका गाड़ी का पहिया जब वह एक झाड़ी में वह फंस जाता है, तो वह एक पंडित ने उस राजा निर्बसिया से कहता है कि आपका गाड़ी का पहिया तभी निकलेगा जो सकट के दिन पैदा हुए बच्चों को यहाँ पर लाकर सुपारी देगा, जो उनका हाथ लगेगा तभी आपकी गाड़ी का पहिया निकलेगा। तो वहीं पर दो बच्चे खेल रहे, तो सकट के दिन मतलब संकष्ट चतुर्थी के दिन जिनका जन्म हुआ है वही बच्चों यहाँ पर अगर गाड़ी के पहियों को जब हाथ लगाएगा तभी गाड़ी आपकी निकलेगी। तो वहीं पर बच्चे खेल रहे थे, वो बच्चे ने कहा कि हमारा जन्म संकष्ट चतुर्थी के दिन ही हमारा जन्म हुआ है। तो दोनों बच्चों ने गाड़ी को पहियों का हाथ छुआ, गाड़ी निकल गई। वह गाड़ी बिल्कुल राजमहल की तरफ आया, उनके साथ उनके दोनों बच्चे भी आए। तब रानी बहुत खुश हो गई राजा को देखकर। तब राजा ने अपने रानी से पूछा कि आखिरकार ये दोनों संतान किसके हैं। तब रानी कहती है कि ये दोनों संतान आपके ही है। तो वह कहीं ना कहीं राजा निर्बसिया को यह संदेह हो जाता है कि मैंने जिस तरह से अभी तक बाहर ही हूं, आखिरकार मेरे न होते भी यह संतान कैसे हो सकता है। तो उसी तरह से जब रानी को जब उन्होंने कहा, तो रानी ने अपने उस दैवी शक्ति से अपने संतान को वह सिद्ध करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या किया। कुल देवता प्रत्यक्ष हुआ, रानी की बात मानकर दोनों ही झट से ही दोनों बच्चों को शिशु के रूप में वह बदल दिया। और रानी के छाती में दूध भर आया और रानी को यह साबित कर पाया कि यह दोनों संतान राजा की है। राजा ने अपने हार मानकर अपने रानी के पैर छू पड़े और उन्होंने चरण छूकर कहा कि मुझसे गलती हो गया। और अपने दोनों संतानों को उन्होंने स्वीकारा और साथ साथ अपनी रानी के नाम पर उन्होंने एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया। और दोनों पुत्र जो होते हैं राजा के, बड़े पुत्र के नाम की उन्होंने सिक्के बनवाए और अगला उत्तराधिकारी कौन होगा उसकी घोषणा किया। यह कहानी एक सुकांत घटना के साथ समाप्त होती है।
अब हम दूसरी कहानी की तरफ आएंगे। आखिरकार राजा निर्बसिया की कहानी का क्या हुआ? ये जो राजा निर्बसिया की कहानी मैंने आपको यहाँ तक बताया था कि राजा निर्बसिया जो जगपति है और चंदा है, जैसे अस्पताल से जब घर आ जाते हैं तो उनको देखकर उनकी चाची में जो वह कहते हैं कि राजा निर्बसिया आगे कुलमा भी आई है, इनका कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, यहाँ तक मैंने आपको बताया था। उसके बाद क्या होता है कि जगपति और चंदा यानी जगपति अब बेरोजगार हो चुका है क्योंकि उनके मोहरिर की नौकरी भी चली गई है, उनके पास पैसे नहीं है। और मैंने यह भी बताया था आपको कि ये जो बचन सिंह है उनका तबादला मैनपुरी में हुआ है। और एक तरफ अब यहाँ पर जगपति अपने काम की तलाश में है, अब अपने काम परिवार चलाना उनको बहुत मुश्किल हो रहा है, तो वह काम की तलाश में इधर उधर काम की तलाश में वह ढूंढता है। और उसी संदर्भ में ये जो बचन सिंह है, वह बचन सिंह जो है जगपति के पता लगाकर एक दिन वह घर आ जाते हैं। घर में कोई नहीं, ना चंदा अकेली थी। तो वह जगपति कहता है कि आखिरकार यह कौन आ गया चंदा? तो वह चंदा कहती है कि यही कंपाउंडर साहब है, आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो जब जगपति जब आता है तो वह बचन सिंह से बातें करता है कि आखिरकार क्या हुआ, कैसे हुआ। तब बचन सिंह जाने के बाद चंदा अपने पति से कहती है कि आखिर कैसे कैसे लोग होते हैं, घर में मर्द नहीं है फिर भी वह घर में आया हुआ है, क्या आप ऐसे करते हैं? क्या एक इंसान को ऐसी रवैया, उनका जो बिहेवियर है यह पसंद है? तो बिल्कुल जो जगपति के मुंह से वह शब्द वह बिल्कुल खामोश है। ऐसा खामोश यह बताता है, कहानीकार यह बताने का प्रयास किया है कि जगपति ने यह सब कुछ परिस्थितियों को खुद स्वीकार कर चुका है। तो वह एक तरफ गरीबी, एक तरफ परेशानी, बेरोजगार और कर्ज एक तरफ, बिल्कुल चारों तरफ से घिरा हुआ जगपति अपने परिवार चलाने में वह बिल्कुल फेल हो जाते हैं। और उसी दिन से बचन सिंह कभी कभी उनके घर आते रहते हैं और चंदा भी वह दोनों को कई बार साथ वह खाना परोसती है। इस तरह से वह परिवार चलता है। एक बार जब जगपति अपने पलंग पर बैठा हुआ था तो उन्हें जो चंदा के जो दोनों जो सोने के जो कड़े थे वह मिल जाते हैं। मिलने के बाद उसे यह संदेह हो जाता है कि चंदा ने मुझे अस्पताल में बताया था कि यह कड़े ही बेचकर मेरा इलाज हुआ है, परंतु आज ये सोने के कड़े यहाँ पर कैसे हैं? तो वह चंदा को पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता कि वह सोचता है कि पहले से ही उनका तो मात्र तो छीन गया है, क्या मैं यह कड़े के बारे में प्रश्न पूछकर उनका पत्नीत्व भी छीन लूंगा? क्या उनके ऊपर यह बिल्कुल जगपति यह बिल्कुल उन्हें मालूम हो जाता है कि वह चंदा के ऊपर संदेह करने लगता है। संदेह करते करते अपना जीवन बिताता है। और एक बार जैसे बचन सिंह ने उसे अपने जीवन चलाने के लिए उन्हें लकड़ी का अड्डा भी खोल देते हैं, उन्हें पैसे देते हैं, कर्ज देते हैं। और बहुत सारे कर्ज होने के बाद, अपने जीवन में थकान होने के बाद वह बिल्कुल, और यहाँ पर बचन सिंह का रोज आना जाना घर में वह निरंतर रहता है। तो एक तरह से जगपति अपने बचन सिंह को मुंह तोड़ जवाब भी नहीं दे सकते कि आखिरकार आपको हमारे घर में कोई जरूरत भी नहीं है। और वह अपने बचन सिंह को बताने में सही घटना यानी सही वक्त पर जैसे बताना चाहिए था, उनको जैसे कहना चाहिए था, वह कहने में वह असमर्थ हो जाते हैं। और बचन सिंह को बिल्कुल न करने के बाद वह निरंतर उनके घर में आते रहते हैं। कहानीकार ने इस कहानी में कहीं ना कहीं संदेह प्रकट किया है और बचन सिंह और चंदा के बीच में जो एक तरह से अनैतिक संबंध को जोड़ने का प्रयास भी यहाँ पर कहानीकार। लेकिन यहाँ पर कहानीकार ने इस कहानी के अंत में जगपति के द्वारा भी यह भी बताने का प्रयास किया है कि आखिरकार कर्ज से डूबा हुआ जगपति आखिरकार तेल पीकर वह मर जाता है। और जैसे चंदा की गर्भ होने के बाद भी यहाँ पर कहानीकार बताने का प्रयास किया है कि वह जैसे ही गर्भवती हो जाती है, वह खबर उनके गांव में बिजली की तरह पहुंच जाती है। उनका गर्भवती होना, लोग बिल्कुल तरह तरह की बातें करना। उनकी चाची तो यहाँ तक कह देती है कि न जाने चंदा के गर्भ में जो बच्चा है किसी पाप का घड़ा है कि पता नहीं। वह इस तरह से यानी चंदा के ऊपर कहीं ना कहीं संदेह होता है। यह खबर भी, यह सब कुछ बातें भी शायद जगपति को मालूम हो जाता है। दुनिया के लोक लज्जा के कारण वह आत्महत्या खुदकुशी कर लेता है। तो वह खुदकुशी करने से पहले
दो खत लिखते हैं। जैसे मैंने राजा निर्बसिया की कहानी में हमने देखा कि राजा निर्बसिया ने दो काम किए थे। एक, उन्होंने अपने पत्नी के नाम बड़ा मंदिर बनाया था। दूसरा, बड़े बेटे के नाम से वह सिक्का बनाकर अगला राजा बनेगा यह घोषित किया था। यहाँ पर भी वैसी ही है। जो जगपति है, मरने से पहले दो खत लिखते हैं, एक चंदा के नाम, एक कानून के नाम। चंदा के नाम उन्होंने जो खत लिखा था वह इस तरह से लिखा था, चंदा, मेरी अंतिम चाह है कि तुम बच्चों को लेकर चली आना। अभी 1-2 दिन मेरा लाश रहेगा, उनकी दुर्गति होगी, तब तक तुम जरूर आना। आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले मर चुका था, बच्चों को लेकर जरूर चली आना। तो यहाँ पर गर्भवती हो जाने के बाद चंदा जिस तरह से अपने मायके के घर जब चली जाती है, तो मायके के घर जब चंदा रहती तो उनके नाम पर वह जगपति यह खत लिखता है कि जरूर इंसान को पाप नहीं पश्चाताप मारता है, मेरे मर जाने के बाद आप दोनों पुत्रों को लेकर जरूर चलिए आना। कानून के नाम वह यह खत लिखा था, किसी ने मुझे मारा नहीं है, मैं जानता हूं कि मेरे जहर की पहचान करने के मेरा सीना चिरा जाएगा। उसमें जहर है, मैंने रुपये खाए, उन रुपयों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक जलाई न जाए तब तक चंदा बच्चों को लेकर न आ जाए, आग बच्चों से ही दिलाई जाए। इस तरह से उन्होंने कानून के नाम। लेकिन यहाँ पर कहानीकार ने यहाँ पर और एक बात बताने का प्रयास किया है कि आखिरकार जगपति को लगता है कि कोई संदेह के कारण, कोई अगर चंदा अगर गर्भवती हुई है, अगर उनके संतान हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो अनैतिक संबंध के बारे में कहानीकार कहानी के मध्य में जो प्रश्न उठाता है, आखिरकार जगपति को अपने पाप के पश्चाताप भी कराने के लिए कहानीकार यहाँ पर मजबूरन उन्हें कराता है कि आखिरकार जगपति आखिरकार यह स्वीकार भी कर लेता है कि दोनों संतान मेरे ही हैं। अगर जगपति इसी कारण वह स्वीकार करने के बाद तो ही उन्होंने यह लिखा होगा कि मेरे आग का, जो मेरे मरने के बाद मुझे तो आग दिया जाता है, तो मेरे बच्चे से ही आग दिलाई जाए। तो कहीं ना कहीं जगपति को भी यह मालूम हो जाता है कि मैंने अपने पत्नी के ऊपर सिर्फ संदेह किया था, हकीकत में वह बहुत पवित्र थी, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन वो दोनों संतान मेरे ही है। तो कहानीकार इस तरह से यह कहानी अंत करने का प्रयास किया है। माँ ने भी यह कहानी राजा निर्बसिया की कहानी बताकर वह कमलेश्वर वह कहानी समाप्त करती है। और इस तरह से कमलेश्वर जो अपने मित्र के बारे में जो कहानी लिखा है वह भी वह समाप्त करता है। लेकिन दोनों कहानी जब हम देखते हैं, दोनों कहानी अध्ययन करने के बाद हमें यह मालूम होता है कि एक तरफ राजा निर्बसिया की कहानी बहुत सुखांत कहानी है। राजा धनी था, वह उनके रानी बहुत कुशल थी, समझदार थी। राजा बिल्कुल यानी अपने रानी के ऊपर विश्वास करता था, इसी कारण वह कहानी सुखांत से अंत होती है। एक तरफ राजा गरीब या जगपति जो गरीब है, परिवार में कैसे समस्या आते हैं, उस समस्या को किस तरह से यानी अपने आप को किस तरह से संभालना है, वह जगपति उसमें फेल हो जाते हैं और आखिरकार वह जहर पीकर मर जाता है। तो वह कहानी एक दुखद कहानी। इस कहानी पढ़ने में हमें कुछ बातें इस कहानी के उद्देश्य के बारे में यहाँ पर कहानीकार बताते हैं। राजा निर्बसिया की शीर्षक से जो कहानी बनी है, इस कहानी में सामाजिक विडंबना का जिक्र हुआ है, मानसिक सोच का जिक्र हुआ है, निम्न वर्गीय परिवार में जैसे संघर्ष होता है, पति पत्नी के बीच में जैसे अविश्वास होता है, जैसे हमने देखा जगपति और चंदा के बीच में जो अविश्वास था, उसी तरह राजा निर्बसिया और रानी के जो चरित्र में जिस तरह से विश्वास था, एक तरफ अविश्वास और एक तरफ विश्वास, दोनों बातें यहाँ पर कहानीकार ने बताने का प्रयास। और समस्याओं से लड़ने का जो जज्बा था, एक तरफ राजा निर्बसिया ने अपनी समस्याओं को जिसे हैंडल करता है और जगपति उस समस्या को निभाने में बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो जाते हैं, उसे भी यहाँ पर कहानीकार ने बताने का प्रयास किया है। यह सब बातें इस कहानी में छिपा हुआ है। तो यह थी कहानी राजा निर्बसिया की कहानी, जो एक तरफ आधुनिक कहानी थी, एक तरफ पुरानी कहानी थी, और दोनों कहानी में यही अंतर था। राजा निर्बसिया की कहानी वह सुखांत कहानी थी और जगपति और चंदा की कहानी दुखांत कहानी थी। इसी के साथ यह कहानी अंत होती है। सभी को धन्यवाद।